कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा बोला और ना ही किसी सरकार के लोगों ने संज्ञान। और उसमें आरोप यह है कि सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी जो मुख्यमंत्री का सब कुछ देखते हैं, वो उन सबका इनको आशीर्वाद है। एसपीजी प्रोटेक्शन के नाम पे एक जगह रिश्वत चली जाती है और वो प्रोटेक्शन उन्हें प्राप्त हो जाता है, फिर आप जो करिए कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कौन है वो उत्तर प्रदेश की सरकार में जो पंचम तल पे और मुख्यमंत्री के आसपास लोक भवन में बैठ के इन अधिकारियों से वसूली कर रहा है? जब सामने हाईकोर्ट और इनकम टैक्स से मामला सामने आ जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। योगी जी की कलम क्यों कांप रही है? वो तो दावा बहुत करते हैं ईमानदार। क्या पूरी सरकार ने अपने कान में तेल डाल के सो गई है? बहुत सारे रेसलर्स ने ये तो कहा कि ऐसा गलत होता है, लेकिन स्पष्ट तौर पर किसी ने आरोप ये नहीं लगाया कि मेरे साथ किसने। हाँ, नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप हमें इस समय देख रहे हैं लखनऊ से। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूरे एमएलसी हैं, उदयवीर सिंह साहब हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 2 दिन पहले कुछ ऐसी खबर आई जिसके बाद थोड़ा सा राजनीतिक माहौल यहाँ का गरमाया। हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश में 2-3 बड़ी घटनाएं हैं, हम बात करेंगे। उदयवीर जी से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की बहुत सारी बधाई। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। पहला सवाल यही है कि इस समय आप ट्विटर पे कुछ बहुत अच्छी सी जबरदस्त लड़ाई आप कर रहे हैं, कुछ बातें आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी भी सरकार नहीं, क्योंकि आप तो विपक्ष में हैं। ये एलडीए वीसी वाला जो मामला उठा है, इस पर आपकी राय क्या है, पहले ये बताइए। देखिए, एलडीए वीसी तो एक उदाहरण है, ठीक है, एक क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट दिखने वाला उदाहरण। ये बात पिछले 9 सितंबर की है। सितंबर में हम लोगों ने, मैंने विशेष रूप से कई मुद्दे उठाए थे जिनमें कई अधिकारियों की पूरी बेईमानी से और पूरी दादागिरी से बेईमानी करने की बात उठी थी, ठीक है, जिसमें कानपुर विकास प्राधिकरण, बरेली विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नोएडा कमिश्नरेट, ये महानगर है, बड़े कमिश्नरेट का नाम विशेष रूप से अखबारों की सुर्खियों के साथ उठाया गया। जी। लेकिन न तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा बोला और ना ही किसी सरकार के लोगों ने संज्ञान लिया। और उसमें आरोप यह है कि सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी जो मुख्यमंत्री का सब कुछ देखते हैं, वो उन सबका इनको आशीर्वाद है, ठीक है। एक शब्द मशहूर हुआ है, एसपीजी प्रोटेक्शन। कहा तो जाता था इसी सुरक्षा के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के टर्म्स में इस तरह कहा जा रहा है कि एसपीजी प्रोटेक्शन के नाम पे एक जगह रिश्वत चली जाती है और वो प्रोटेक्शन उन्हें प्राप्त हो जाता है, फिर आप जो करिए कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच है जिसको आपको समय समय पर रिचार्ज कराना पड़ता है। अच्छा। तो इस तरीके से योगी सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उस समय एलडीए वीसी के तमाम मुद्दों के साथ साथ एक मकान को लेकर सवाल उठा कि उनका व्यक्तिगत मकान है, इसे अनाप शनाप 2 नंबर का पैसा लगा है, सब कुछ है, जिस पर भी कुछ कार्रवाई हुई है, टीवी पे भी चला। अब मुद्दा ये है कि वो सब संज्ञान में आने के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो अभी घटनाएं हुई उसे इनकम टैक्स ने अटैच किया। इससे पहले 5-6 महीने तक उसकी इनकम टैक्स में जांच चलती रही। बिल्कुल। इनकम टैक्स में जब मामला मैनेज नहीं हुआ तो कोर्ट गए और कोर्ट से भी जब रिलीफ नहीं हुआ तब वो प्रॉपर्टी अटैच की गई। उसमें वीसी एलडीए का नाम लेके आई, ठीक है। तो सरकार के लोग तो 6 महीने पहले से जानते थे, उसके बावजूद सरकार के लोग बाकायदा पूरी ताकत दिए हैं। बिल्कुल। और कोर्ट में भी बेनामी संपत्ति बाय नेम अटैच होने के बाद, उनके रिश्तेदार के नाम से अटैच है, उनके नाम से प्रॉपर्टी अटैच होने के बावजूद भी आज तक वीसी एलडीए पे किसी ने हाथ नहीं डाला। तो हमारा कहना ये है कि ये मुद्दा सिर्फ वीसी एलडीए का नहीं बचा है, ये मुद्दा है कौन है वो उत्तर प्रदेश की सरकार में जो पंचम तल पे और मुख्यमंत्री के आसपास लोक भवन में बैठ के इन अधिकारियों से वसूली कर रहा है और इन्हें निरंकुशता से बेईमानी करने का अधिकार दे दिया है। जब सामने हाईकोर्ट और इनकम टैक्स से मामला सामने आ जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। योगी जी की कलम क्यों कांप रही है? वो तो दावा बहुत करते हैं ईमानदार मुख्यमंत्री होने का। बुलडोजर उनका चल जाता है, यहाँ नहीं चल रहा है। नहीं, बुलडोजर तो बहुत बात, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा किसी का। किसी को सस्पेंड नहीं कर पा रहे। प्रश्न ये है, बुलडोजर तो बहुत बाद में आता है, बुलडोजर की तो चलिए बातें कुछ और हैं। तो हमारा कहना यह है, आज ये मुद्दा है, अब मेन स्ट्रीम मीडिया को आपको ये पता करना चाहिए कौन है जो ये एसपीसी प्रोटेक्शन दे रहा है,
क्या रेट है, किस बदले में ले रहा है, इतनी निर्लज्जता क्यों है सरकार में। इस तरह के मामले सार्वजनिक हो जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। क्या पूरी सरकार ने अपने कान में तेल डाल के सो गई है? तो ये मुद्दा बिल्कुल नग्न भ्रष्टाचार का है, इसलिए एलडीए-वीसी यहां मुद्दा है। ठीक है, एलडीए-वीसी एक क्लियर क्रिस्टल केस है, उदाहरण बेईमानी के। इस तरह के अधिकारी तो बहुत हैं। जब साफ दिखने वाले पे कार्रवाई नहीं हो रही तो किसी की जांच क्या करके क्या कार्रवाई करेंगे? बराबर। मैं आपसे एक्चुअली नए वर्ष में मिल रहा हूं और ये हमारा आपका पहला इंटरव्यू है और दरअसल लोकसभा का चुनाव भी है, तो एज ए नेता मैं और पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे मैं चाहता हूं। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में इस समय एक बड़ी राजनीति उभर के आई है और यह देश की बात हो गई है। अभी तो कुछ रेसलर हैं, वो वहां पर दिल्ली में धरने बैठे थे। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, एक बहुत मतलब घृणित आरोप लगा दिया यौन शोषण का। एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं, पूरा मीडिया सब कुछ वहां पे दिखा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेता हैं, विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा रहा, क्या मसला क्या है इसके पीछे? नहीं, कोई विपक्ष शांत नहीं रहा। सब लोगों ने, हमारी पार्टी से भी लोगों ने बयान दिए। आप लोगों ने कुछ किया? नहीं, हमारे पार्टी की तरफ से लोगों ने बयान दिए। इसके अलावा जितने भी मतलब बहुत ज्यादा वो जैसे होता है कि सपा एकदम उत्तर प्रदेश में दिखती है, खूब मतलब लड़ाई झगड़ा होता है सोशल मीडिया पर। क्योंकि इस मामले में बहुत सारे रेसलर्स ने ये तो कहा कि ऐसा गलत होता है, लेकिन स्पष्ट तौर पे किसी ने आरोप ये नहीं लगाया कि मेरे साथ हो। किसने? हाँ, एक्चुअली वो मैंने भी देखा, वो इसलिए कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक कमेटी भारत सरकार से लेके और जो है आईओसी ने भी एक कमेटी बनाई, भारत सरकार ने भी इसमें कुछ बात की 4 हफ्ते का। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ विपक्ष के नेता रेसलर्स के मंच पे गए थे। उस मंच पे रेसलर्स ने उनसे कहा कि आप जाइए, हमारी खेल की लड़ाई खेल में लड़ने दीजिए, आप हमारी में राजनीति न करिए। हाँ, ठीक है। तो राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अगर वो तुरंत पहुंच जाए तो राजनीति करने आ गए, वो थोड़ा संयम बरत लें तो चुप क्यों है। तो ये विषय है और मुझे लगता है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। न तो खिलाड़ियों के साथ अन्याय होना चाहिए और जिन लोगों पर आरोप हैं उनकी उचित जांच होनी चाहिए और जो दोषी। अच्छा, आपके साथ भी उनका रिश्ता रहा। एक बात बताइए, व्यक्तिगत बात पूछूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह पर बहुत सारे आरोप लगते रहे, ऐसा नहीं है कोई पहली बार लगाया, बट ये यौन शोषण का आरोप जो है, आपको लगता है वो ऐसे नेता हैं? देखिए, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं, आपका नहीं, बट आपकी पार्टी में रहे हैं। तो मैं, आप व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछ रहे हैं, नहीं मतलब कुछ आप सार्वजनिक बातों पे व्यक्तिगत बात कैसे बोलूं? जी ठीक है। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं तभी बोल सकता हूं जब मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे अनुभव हो। मेरा कोई अनुभव नहीं है, ठीक है। एक दूसरी बात, कहे सुने के आधार पर जी कोई बात मेरा कहना भी उचित नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपसे अगला सवाल लेंगे। अखिलेश जी की कुछ अभी हम लोग कुछ खबर सुन रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के वो मार्च से उत्तर प्रदेश में कोई यात्रा पे जा रहे हैं, ऐसा आपको मुझे कुछ बताएंगे आप उसके बारे में? जब अखिलेश जी किसी यात्रा पे जाएंगे तो वो घोषणा करेंगे। नहीं, ऐसा मीडिया में ये कहीं सुनी बातें हैं, लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, करते रहते हैं, लेकिन आप ये निश्चित मानिए कि अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी आम जनता की पार्टी है। ठीक है, जनता के मुद्दों से जुड़ी रही है। कार्यकर्ता नेताओं की दूरी बहुत कम है, हर कार्यकर्ता अपनी बात कहता है, उनकी बात सुनता है, उनसे अपेक्षाएं करता है। इसलिए पूरे प्रदेश में अखिलेश जी निश्चित तौर पे एक एक लोकसभा क्या, एक एक विधानसभा से लेके सब लोगों तक जाएंगे और पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से 2024 का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पूरा प्रदेश देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होगी वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही होगी। बाकी और दलों के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक और सवाल, लेकिन संकेत अच्छे नहीं है। संकेत यही है कि समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी, तो वो रैलियों के माध्यम से जाएंगे, प्रोग्राम के माध्यम से जाएंगे, जिला जिला जाएंगे, लेकिन वो पूरे प्रदेश में निश्चित तौर पे पहुंचेंगे और जन अपेक्षाओं के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। इसी में एक और सवाल लूंगा। अखिलेश यादव जी विगत कुछ दिन पहले, या अभी यूं कहें कि 48 घंटे ठीक पहले तेलंगाना गए हुए थे और वहां पर एक बड़े मंच पर उनका भव्य स्वागत हुआ है और वहां से उन्होंने एक बड़ी हुंकार भरी है और सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं।
एक बात बताइए, आप लोग वहां पे गए हैं तेलंगाना में और 24 की तैयारी कर रहे हैं, अब दिख रहा है, क्या मतलब आपका उनके साथ में कुछ बातचीत हुआ है, कुछ पार्टिसिपेट किया? आपके इस देश के अंदर थर्ड फ्रंट की शक्तियां हर प्रदेश में है, ठीक है, और वो लगातार पुराने समय से रही हैं। डॉक्टर लोहिया के जमाने से लेके नेताजी तक उनको समय समय पे एकत्रित भी करते रहे और उनसे भावनात्मक और वैचारिक रिश्ता रहा है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे ये देश में एक राजनीति की विधा मौजूद है और अखिलेश यादव जी भी उसको मजबूत कर रहे हैं। ठीक, पहली बार तेलंगाना नहीं गए हैं, पहली बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से संबंध नहीं है, हमारा उनसे संबंध है, वैचारिक एकता है, हम उनकी बात की चिंता करते हैं, वो हमारी बात की चिंता करते हैं, और अखिलेश जी ने जो भी कहा है वो आरोप नहीं, चार्जशीट है, वो पूरे सिद्ध चार्जेस हैं। अगर कोई लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास रखने वाला नेता पर दिल्ली या लखनऊ की राजनीति में होता तो उन पर कार्रवाई कर चुका होता। ठीक है, इसलिए अखिलेश यादव जी तीसरी थर्ड फ्रंट की शक्तियों को मजबूत करेंगे और लंबे टर्म्स में, लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की राजनीति से परास्त करके हटाने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। एक और बात पूछूंगा, बीजेपी के करतावर नेता हैं, उनकी मां भी यहाँ पर बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो कुछ कारणों से बीजेपी से इतर कर दिए गए थे और इस समय वो एकदम खुलकर मन से अखिलेश जी की बड़ाई भी कर रहे हैं। क्या आप लोग वरुण गांधी को एक्सेप्ट करेंगे अगर वो आते हैं तो? ये मेरे स्तर का निर्णय नहीं है। वरुण गांधी जी आएंगे, पहली बात तो आएंगे कि नहीं आएंगे वो जाने, फिर वो आएंगे तो पार्टी की नेशनल लीडरशिप को निर्णय लेना होगा। ठीक है, तो समय से पहले उनके बारे में कोई टिप्पणियां करना मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी सांस लेने भर की भी मजबूती देने का काम समाजवादी पार्टी नहीं करेगी, और अगर उनको अपदस्थ करने के लिए जो भी राजनीतिक कदम उठाने चाहिए, मुझे भरोसा है कि हमारी पार्टी उठाएगी। एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा, विगत दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा कुछ मतलब बिलो द बेल्ट बहुत ज्यादा गंदगी हुई राजनीति में, और आपकी पार्टी पे आरोप लगा और आपकी पार्टी ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया। बट एक मुझे व्यक्तिगत, मैं आपसे इस पर सवाल पूछूंगा, भारतीय राजनीति में इस तरीके की जो बातचीत है बिलो द बेल्ट, या आप सही मानते हैं? दूसरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है जिसपे आरोप ये लगा था, बहुत अभद्र टिप्पणी हुई, क्या आप इस चीज को आगे कुछ इसके लिए बड़े फैसले लेने वाले हैं? नहीं, फैसला लेने वाला तो मैं नहीं हूँ कोई, मेरी वो पद नहीं है, पद नहीं है फैसला लेने वाला। लेकिन जब देश के बड़े बड़े पदों पे वो लोग पहुंच गए जो खुद जेलों में रह के आए हों, जिन पे संगीन आरोप रहे हों, तो आप राजनीति में शुचिता की आशा कैसे कर रहे हैं? ठीक है, सवाल ये है कि क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अपने अपने स्वभाव से करते हैं। ठीक है, मेरे पे कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो मैं उसको दूसरे तरीके से जवाब देता हूँ। ठीक, किसी को कोई दूसरा करता है, हर आदमी की अपनी सहन शक्ति, सोचने समझने का तरीका है। ठीक, सवाल ये उठना चाहिए राजनीति में, और पत्रकारों को विशेष रूप से उठाना चाहिए जी, जी, कि कौन कितने बड़े पद पे रह के बिलो द बेल्ट हिट कर रहा है, अशोभनीय टिप्पणियां कर रहा है जी, कौन कितना बड़ा दल होके ये काम कर रहा है, और शुरुआत कौन कर रहा है। गौरी लंकेश की हत्या हुई, उनको क्या कहा, मृत्यु के बाद क्या कहा, जानवरों का नाम लेके बुलाया गया, और जिन्होंने बुलाया उनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते थे। बीजेपी के ट्विटर हैंडल ने विपक्ष के नेताओं के लिए क्या क्या नहीं बोला, उनके प्रवक्ता मंचों पे कार्यक्रम अपने वेरीफाइड अकाउंट से टीवी डिबेट्स में अनाप शनाप बोलते हैं। बिल्कुल। तो अब विपक्ष में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनको बर्दाश्त न कर पाए, मतलब तो इस पे रोकथाम होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बट ये अगर किसी से नाराजगी है आपकी, किसी ट्विटर हैंडल, उस ट्विटर हैंडल की शिकायत करोगे कि व्यक्तियों की शिकायत? ब्लॉक करिए, बिल्कुल सही बात है। आप कौन है ये तय करने वाले कि ये ट्विटर हैंडल कौन चलाता है? जांच कराइए, पता लग जाएगा। आईपी एड्रेस होता है, मोबाइल का एक नंबर होता है, सिम का एक कार्ड होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन आप प्रदेश की सरकार में हैं या देश की सरकार में हैं, तो समाजवादी पार्टी 30 एफआईआर करे कि हमारे नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा बोली जा रही है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। सरकार की नीति पे कोई सवाल उठा दे तो उसको आप तुरंत जेल में डाल देते हैं, अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं। तो जब दो मानक करेंगे आप, एक तो आपकी पार्टी, दूसरा आपका नेता, तो आप 30 एफआईआर करेंगे, 30 एफआईआर करेंगे, तो आप 30 लोगों को जेल में डाल देंगे। तो जब दो मानक करेंगे आप, एक तो आपकी पार्टी, दूसरा आपका नेता, तो जब दो मानक करेंगे आप,
तो निश्चित तौर पे इस तरह की समस्या आएंगी। ठीक है। सरकार, अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा और हमारी पूरी पार्टी ये मानती है, एक नियम, एक हिसाब से नियम बनना चाहिए। अगर किसी ने अशोभनीय टिप्पणी की है तो जो कार्रवाई एक दल वाले के लिए हो वो सब दल वालों के लिए हो। बिल्कुल सही। बट थोड़ा मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार की बीजेपी ने अभी टिप्पणी करी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने भी बहुत अभद्र भाषा का उपयोग किया है। आपको लगता है कि विधानसभा में अगर ऐसी बातें होती हैं तो क्या सभी नेताओं के लिए अच्छा होगा? नहीं, ये नेताओं तक क्यों जाते हैं, आम नागरिक के लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं चाहूंगा कि आम नागरिक देखें कौन कितना बड़ा जिम्मेदार, कितनी असभ्यता की बात कर रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा, क्या मीडिया को कैमरे में गाली नहीं दी गई? क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या जिसने गाली दी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गाली दे दी, उन्होंने माफी मांगी? कोई खेद व्यक्त किया? तो मुझे लग रहा है जनता ये सब देखेगी और जिसकी जैसी भाषा है उसके हिसाब से निर्णय लेगी। रविवीर जी, एक बात बताइए, आपकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को जबरदस्ती, आप लोगों का आरोप है बीजेपी पर, जेल में ठूंसा जा रहा है। आजम खान जी से शुरुआत हुई, अभी आपके इरफान सोलंकी, दीप नारायण सिंह, रमाकांत यादव, मतलब लगातार ऐसे बड़े बड़े आपके जो बड़े नेता रहे उनको जबरदस्ती किया जा रहा है, या ऐसा आपका आरोप है? गवर्नमेंट कह रही है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कह रही है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यह सब दोषी, इनकी जांच होगी और सब जेल में डाले जा रहे हैं। तो उनसे डर लगता है आप लोगों को? उनसे पूछो बीसी एलडीए दोषी है कि नहीं। बिल्कुल। तो इनकम टैक्स पे मुकदमा लिख दें, उनके वीसी के खिलाफ इनकम टैक्स ने क्यों शिकायत की? अगर वो दोषियों पर कार्रवाई करते हैं तो हाई कोर्ट के खिलाफ मुकदमा लिख दें जिन्होंने उनके वीसी पे कार्रवाई की। ठीक है। मुख्यमंत्री कहते कुछ है, करते कुछ है। बट आप ही लोगों पे उनका जो मेन टारगेट है, आप लोगों के बड़े बड़े नेता अंदर चले जाएंगे, इस पर नहीं, कैसे लड़ेंगे आप लोग आगे? जेल, पुलिस और नेताओं को राजनीति के आधार पे, राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर कार्रवाई करना कोई नया नहीं है। ठीक है। इससे पहले इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग आए, समय समय पर जनता ने उन्हें जवाब दिया और विपक्ष ने उनके अत्याचार को लड़के सहन किया। ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है। हिटलर भी आया, तानाशाह आए, और आज कोई नहीं है। सिर्फ कहानियां हैं और उनके नाम सम्मान से नहीं लिए जाते। ठीक है। इसलिए लंबे समय में नाम सम्मान से उन्हीं लोगों का राजनीति में और समाज में लिया जाता है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, कानून का पालन करते हैं और समाज ऐसा काम करते हैं जिसकी समाज में तारीफ हो। ठीक है। डर, भय, पुलिस, जेल से अगर सारे काम हो जाते तो ये देश कभी आजादी न होता। अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर थोड़े हो जाते। एक मैं और सवाल लूंगा, जेपी नड्डा इस समय उत्तर प्रदेश में थे कल, और उन्होंने स्पेशल 26 एक टीम बनाया है, मिशन 26, आपने भी मीडिया में पढ़ा होगा। पूर्वांचल पे उनका डायरेक्ट जो है कुछ फोकस हुआ है, रोक पाएंगे उनको आप लोग? अब तो जेपी नड्डा कोई मालिक नहीं है, कोई निर्णय लेने वाले नहीं। ठीक है। अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का सम्मान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे पता, उन लोगों का भाव ये है कि वो एक बाबू है। अच्छा। जो फाइल लखनऊ से, दिल्ली से मिल जाती है वो लेके घूमते फिरते हैं। क्या दिक्कत है? अच्छा, तो घूम रहे हैं। जब वो अध्यक्ष नहीं थे, हाँ, अमित शाह जी अध्यक्ष थे, तो चर्चा होती थी मोदी और अमित शाह, मोदी शाह। जब वो अध्यक्ष हो गए तो शाह बाहर नहीं हुए, अभी भी है। नड्डा जी का नाम थोड़ा जुड़ गया। उनसे पहले भी बहुत अध्यक्ष बने, किसी की चर्चा नहीं होती। ठीक है। बंगालू लक्ष्मण जी से लेके जी, और नितिन गडकरी साहब, जो एक जिनकी छवि एक अच्छे काम करने वाले नेताओं में है, उनको तो अपने सेंट्रल की कमेटी जो है उनसे ड्रॉप कर रहे हैं, बाहर कर दिया। हाँ। तो अध्यक्ष का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। बट एक हर 2 साल के लिए एक बाद एक बनाया जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि जो नहीं, बट उन्होंने आपके उस बैंक पे वो लोग हिट कर रहे हैं जो आपका बड़ा बैंक है उत्तर प्रदेश में, जो है ना पूर्वांचल। तो कुछ आपके उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल समाजवादी पार्टी के एक मजबूत जमीन है, लेकिन इस तरह मध्यांचल भी है, बिल्कुल खंड भी है समाजवादी पार्टी को। उनका टारगेट सीधा वही हो गया इस बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो वहां गए थे तो इसलिए ऐसा, वो पूरे प्रदेश में वो भी घूमेंगे, हम भी घूमेंगे। अच्छा, ठीक है। ऐसा थोड़े है कि कोई अलग से राजनीति पूर्वांचल को कुछ दे दिया है उन्होंने। उन्हें हक क्या है? पूर्वांचल कोई पैकेज दे देते, पूर्वांचल में कोई ऐसा बड़ा काम कर दिया होता जिसपे नड्डा जी कहते कि हमने ये किया है। पूर्वांचल के लोग तो पूछेंगे ना कि हमने तो तुम्हें झोली भर भर के सांसद दिए, आपने हमें क्या दिया? आपने क्या दिया? पूर्वांचल के लोग इसलिए खुश हो जाएं कि गाजीपुर में जेपी नड्डा साहब का जहाज उतर गया, बहुत बड़ा काम हो गया, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ उतर गया। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, 2 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई
दिल्ली में बीजेपी की, मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुसलमानों पर टिप्पणी मत करिए, कोई भी अनैतिक बात मत करिए और उनको लुभाइए, उनको अपनी तरफ शामिल करिए। ओबीसी, जनरल वगैरह वगैरह, अब मुसलमान वोटर उनका मेन टारगेट है, समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत पिलर है। अगर वो देश के नागरिकों को हिंदू मुसलमान ऐसे करके देख रहे हैं तो पहला तो संवैधानिक अपराध उन्होंने यही कर दिया। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री को नागरिकों की तरह देखना चाहिए और नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, उनको अपनी पार्टी की नीति, विचारधारा, कार्यक्रम से घृणा को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको तो वो हटा नहीं रहे, न इस पे कोई टिप्पणी करते हैं। उन्हें अपनी सरकारों से कहना चाहिए कि जिनको जाति और धर्म के आधार पर आप पकड़ पकड़ के जेल भेज रहे हैं, मुकदमे लिख रहे हैं फर्जी, वो बंद करिए। वो तो वो कह नहीं रहे। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्हें विदेशों में जाना पड़ता है, हर जगह जवाब देना पड़ता है, इसलिए ये संदेश देने के लिए भाषणबाजी कर दी जाती है। सत्य, ईमानदारी से उनकी बात पे भरोसा तब किया जाएगा, उनको ईमानदार तब माना जाएगा जब वो अपनी पार्टी की विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, प्रोग्राम, व्यवहार से घृणा हटाने के लिए कहेंगे या करेंगे। ठीक। एक आपके बहुत अच्छे साथी हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, ठीक है, लेकिन आपने भी उनको खूब बहनबाजी में बड़ा उल्टा सीधा भी कुछ कहा। मैंने कभी किसी के नहीं, मैं आप चाहें तो मुझे कोट कर सकते हैं। मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अच्छी बात आपने कहा। आपका एक स्टेटमेंट आया कि सपा कार्यालय की चौकीदारी करे राजभर। मेरा ये स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। नहीं, मेरा ये स्टेटमेंट नहीं है। जिसने भी दिया, जो भी है, आधा अधूरा बात है। हाँ, ठीक। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि राजभर जी के साथ हमारा गठबंधन था। हम लोगों ने पूरी ईमानदारी, पूरे सम्मान के साथ उनका साथ रहा हमारा। वो बार बार ये कहते थे कि अखिलेश यादव जी ने जितना सम्मान मुझे दिया किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल। जब मैं भाजपा के गठबंधन में था तो मेरे साथ मीटिंग करने के लिए जिलाध्यक्ष को भेज दिया जाता था और अखिलेश यादव जी मुझे पूरे प्रदेश में साथ लेके जाते हैं, बराबर के नेता की हैसियत के रूप में सम्मान दे रहे हैं। ठीक। और उसके बाद अचानक वो अखिलेश यादव जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे, व्यक्तिगत बुराई करने लगे, समाजवादी पार्टी के बारे में खिलाफ बोलने लगे, मुख्यमंत्री बीजेपी के लोगों को जिनके बारे में अशोभनीय भाषण देते थे, उन लोगों के यहाँ जाने लगे, मिलने लगे, अच्छा बताने लगे। तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया इनको बाहर किया जाए। नहीं, बाहर नहीं, हमने कहा कि आप हमारे दिए सम्मान से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमारी तरफ से आप आजाद हैं, जिसके साथ जाएं, जिससे दोस्ती करें कर ले। और हमने अपने को अलग कर लिया। इसके बाद उधर से जो विवादित टिप्पणियां आती हैं, हम तो उसी का जवाब देते हैं। अच्छा, उनके लोग जो है आप पर भी बहुत सारे आरोप लगाते हैं, मुझे भाषाओं में उनकी बातचीत कर रहे हैं। वो उनकी अपनी सोच है। हमारी जवाबदेही हमारे अपनी पार्टी के नेताओं से है। ठीक है, ठीक। कोई हम काम के हैं, नकारा हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, नहीं हैं, ये निर्णय मेरी पार्टी के लोगों को करना है। समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूं, उनको मैं जवाब दूंगा। वो लोग अपने दल के बारे में काम कर रहे हैं, मैं तो नहीं बता रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में कौन क्या करता है, वो जाने। मैं आपसे बात पूछूंगा, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के साथ ये क्या कुछ शनि की कोई दशा चल रही है या कोई बात चल रही है? जो आपके साथ बैठता है, पानी पीता है, वो फिर आपको ही उल्टा सीधा बोलता है, क्यों? जैसे कि आपने बड़ा गठबंधन किया था राहुल गांधी जी के साथ, वो वहां गए, वो बोले आप कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया अभी, आपका हाल ही में आया। फिर आपने बसपा के साथ में किया। दोनों बातों में अंतर करिए। अच्छा, बताइए। अंतर ये करिए, राहुल जी ने या हमने राहुल जी के लिए या राहुल जी ने हमारे लिए कोई अशोभनीय या कोई टिप्पणी नहीं की है। उनका अपना दल है, वो अपने को राष्ट्रीय मानते हैं, हम राष्ट्रीय स्वरूप लेना चाहते हैं, हम क्षेत्रीय दल हैं, वो एक अलग बात। ठीक। प्रश्न ये है, कुछ चीजें सरकार से बदल जाती हैं। ठीक। इन छोटे दलों के बारे में आप बात कर रहे हैं, अब उनकी कितनी सरकार से लड़ने की इच्छा है, क्षमता है, लड़के थक तो नहीं गए हैं। नेता व्यक्तिगत जीवन में थक जाते हैं, बहुत सारे लोग एक दल में रहते हैं, हमारे दल में हैं, उन्हें लगता है कितने दिन विपक्ष में रहे। तो जब हमारी किसी नीति के बारे में सवाल उठाएंगे, वो कहेंगे कि आपने हमको कोई आरोप लगाएंगे, उसका जवाब हम देंगे। ठीक है, ठीक। आरोप कोई हमसे कहता है आपने पिछले वर्गों को टिकट नहीं दिया, तो आप डेटा निकाल के देखिए कि दिया कि नहीं दिया। कोई गठबंधन का सहयोगी हमको ये राय दे, क्यों देगा? आपने अपने कोटे की सीटें हमसे ले ली, आपने गठबंधन में तय किया हम इतनी सीट पर लड़ेंगे, हम इतनी सीट पर लड़ेंगे, इतनी सीटों पे आपका उम्मीदवार, इतनी पे हमारा, जो भी है सब तय हो गया। वो ईमानदारी से फॉलो हो गया, हमारी तरफ से तो पूरी ईमानदारी से हुआ, चुनाव हो गया।
चुनाव के बाद टीका टिप्पणी का कोई मतलब नहीं होता। खैर और दो राजनीतिक दलों में गठबंधन होता है जीवन पर्यंत के लिए, किसी में नहीं होता। चाहे हमारा कांग्रेस से गठबंधन हुआ, चाहे हमारा बसपा से गठबंधन हुआ, हमारा मानना है हमने किसी से गठबंधन नहीं तोड़ा। ठीक है, उन्होंने तोड़ा तो उनकी इच्छा। एक और मैं सवाल लूंगा, आप पर आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, और आपने भी यह बातें खुल करके मंचों से बोली हैं कि रमजान में बिजली काटी जाती है, ऐसा जो कि ये कुछ रहा है ना पिछले दिनों में। लेकिन एक आरोप लगता है आप पर कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त पार्टी है, ऐसा आरोप लगता है। एक बात हमको बताइए, फिर चुनाव आ रहा है, फिर ये चुनाव का जो बिगुल बजेगा, फिर हिंदू मुसलमान की बातें शुरू होंगी। एक मुझे आप बताइए कि समाजवादी पार्टी हिंदू वोटर जो है उसके मन में जो धारणा बना दी गई है बीजेपी की तरफ से, आप लोग कैसे उसको रबर से मिटाएंगे? मुझे लग रहा है ये सवाल खुद ही आप धारणा बनाने के चक्कर में नहीं, आप की तरह लोग और भी लोग सवाल कर करके लोगों के दिमाग में ये डालते रहते हैं। ठीक है, अभी 22 का चुनाव हुआ है, ठीक है, सब जात धर्म के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा वोट दिया है, ठीक है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, कुछ सहयोगी दल थे जिन्होंने अपना चुनाव उतनी ताकत से नहीं लड़ा जितना उन्हें लड़ना चाहिए था। इसके कारण अलग अलग व्याख्या है। कुछ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का प्रयोग किया, कुछ धन का प्रयोग किया, और ये मैं मानता हूं कि चुनाव के दौरान कुछ विवादित मुद्दों को भाजपा उठाती है, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे मदद मिल जाती है, कुछ उन्होंने पेड वर्कर बहुत ऐसे रखे हैं सोशल मीडिया जिनके कारण सोशल मीडिया वो कई बार इन तत्कालिक मुद्दों को उठा के पुराने जनता के जमीनी जो मुद्दे हैं, उनकी रोजी का, रोजगार का, उनके हित का, हक का, आरक्षण का, उन सबको छीन लिया। ठीक है, तो इस कारण उनसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया, इसलिए उन्हें लाभ हुआ है। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि सबसे कम लाभ लेने का मौका उन्हें 22 में मिला था। अच्छा, और मेरा भरोसा है कि 24 में बिल्कुल हमारी कोशिश होगी कि उन्हें बिल्कुल न मिले, और जब जमीनी मुद्दों पर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी मीलों दिखाई नहीं देगी। आखिरी सवाल लूंगा, देश के लिए समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा विजन है तो आप हमको बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए। देश के लिए समाजवादी पार्टी से बड़ा विजन शायद किसी पे ना हो। और ये जब मोदी जी आए थे तो गुजरात मॉडल की चर्चा हुई, हम लोग गुजरात भी गए, और आज गुजरात मॉडल क्या है किसी को नहीं मैं बताया, भी गया था। कुछ नहीं बताया, ना कुछ है वहाँ, क्योंकि एक पुराना प्रोग्रेस किया हुआ स्टेट था, बड़ा बंदरगाह, पुरानी बिजनेस, सब कुछ था, इतिहास था, तो बहुत सारी चीजें थी, उससे उसकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो और मोदी जी के राज में कमी हुई, बड़ी नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी की 5 वर्ष की सरकार में 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी ने ऐतिहासिक काम करके दिखाए। सामाजिक को जोड़ने के वाले भी, सामाजिक न्याय वाले भी, समाजवादी पेंशन जैसी स्कीम शुरू की, बड़े बड़े पार्क बनाए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा काम किया, बिजली विभाग में बड़ा काम किया, किसानों पे, डेयरी के लिए, किसानों के लिए जमीन अधिग्रहण लेके मुआवजा कैसे देके किसानों को संतुष्ट करके प्रोजेक्ट पूरे किए जाएं। तो ये सारे काम समाजवादी पार्टी ने किए हैं, जमीन पर हैं, आप यहाँ बैठे हैं, नजर घुमा के देख लीजिए, जिधर जो बना पाएगा वो अखिलेश यादव जी की ही या तो प्लानिंग का होगा या एग्जीक्यूशन का होगा। लखनऊ में हमको दिख रहा है। तो इसलिए आपको समाजवादी पार्टी का जो विजन है वो जमीन पे उतार के दिखाया है। अगर आप HCL देखते हैं, आप इस तरह की मोबाइल कंपनीज देखते हैं, तो आप उसमें ये भी देखते हैं एक एक कंपनी में 3-3 हजार 4-4 हजार लोग काम कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। तो कैसे रोजगार सृजन होता है, कैसे प्राइवेट सेक्टर को लाकर प्रदेश का विकास किया जाता है, कैसे सरकारी नौकरियों में भर्ती निकाली जाती है, सारे काम अखिलेश यादव जी की सरकार में बढ़िया तरीके से हुए थे। और जिन कारणों से सरकार गई वो विकास या लोगों के को आगे बढ़ाने के कारण नहीं थे, वो इसी तरह के तत्कालिक और गैर राजनीतिक मुद्दे थे जिन पर गई। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक उदाहरण है, इसको आप देख लेंगे, जिस भी क्षेत्र में डालेंगे, फिल्म के उद्योग के क्षेत्र में डालिए, एनवायरमेंट के जहां डालेंगे, वहां आपको ऐतिहासिक का काम हुआ मिलेगा। और यही एक विजन है। अगर समाजवादी पार्टी के बड़े हस्तक्षेप की या नेतृत्व की कोई सरकार दिल्ली में आती है तो निश्चित तौर पर इसी तरह का विकास पूरे देश में होगा। और उत्तर प्रदेश को
कुछ फायदा होगा। निश्चित तौर पे। निश्चित तौर से। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और नए साल में आप खूब तरक्की करें, आपकी पार्टी नई सरकार बनाए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर जी भी हैं। हमने इनसे बातचीत की, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बातचीत करी है और बहुत अच्छी तरीके से। हम मिलेंगे नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ में। देखते रहिए आप चर्चा टीवी पर। शुक्रिया। नमस्कार।